नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। फर्स्टली आप सबका क्रॉनिकल चैप्टर्स के यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत है। आज की कहानी वाकई बहुत खास है क्योंकि इसमें दो बड़े इंटरेस्टिंग ट्विस्ट्स हैं और इनमें से एक तो बिल्कुल आखिर में आता है। तो अगर आप इस कहानी का पूरा मजा लेना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे थ्रिलर और सस्पेंस वाली कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पोस्ट नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की स्टोरी। अमेरिका के बीचों बीच एक छोटा सा शांत शहर है, मिलस्टैट, इलिनॉय। यहां करीब 4000 लोग रहते हैं। अगर एशले रीव्स की कहानी ना होती तो शायद सिर्फ वो 4000 लोग और उनके जानने वाले ही इस जगह के बारे में जानते। साल 2006 में एशले रीव्स, जो एक 17 साल की लड़की थी, हाई स्कूल में पढ़ रही थी और अपने मम्मी पापा और छोटी बहन केसी के साथ मिलस्टार्ट में रहती थी। एशले पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। भले ही उसकी ग्रेजुएशन में अभी 1 साल से ज्यादा का समय था, लेकिन वो पहले से ही सोच रही थी कौन से कॉलेज में जाना है। वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट और फन लविंग लड़की थी और उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि कोई भी उसे देखकर खुश हो जाता। उसके बहुत सारे दोस्त थे और वो एक सीरियस रिलेशनशिप में भी थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि उसके मम्मी पापा को उसका बॉयफ्रेंड बहुत पसंद था। उसका नाम जेरेमी था और वो भी हाई स्कूल में पढ़ता था। थर्सडे 27 अप्रैल 2006 की सुबह एशले हमेशा की तरह उठी, तैयार हुई और अपनी बहन केसी के साथ स्कूल जाने लगी। घर से निकलने से ठीक पहले उसने मम्मी पापा को बताया कि स्कूल के बाद उसकी एक जॉब इंटरव्यू है जो शहर के दूसरी तरफ है। फिर इंटरव्यू के बाद वो दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलेगी और उसके बाद घर आ जाएगी। मम्मी पापा ने कहा, अच्छा है, ऑल द बेस्ट इंटरव्यू के लिए, बस रात के 10:30 बजे से पहले घर आ जाना, ठीक है? एशले मुस्कुराई और बोली, कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइम से आ जाऊंगी। और फिर ये कहकर वो घर से निकल गई। उस दिन दोपहर स्कूल के बाद एशले जेरेमी के लॉकर तक गई। जब वो उसके पास पहुंची तो जेरेमी ने अपनी एसयूवी की चाबी एशले को दी और बोला कि वो उसे पूरे दिन के लिए उधार दे रहा है ताकि वो इंटरव्यू के लिए जा सके और फिर बास्केटबॉल खेलने भी जा सके। एशले ने चाबी ली, उसे थैंक्स कहा, फिर उसे गले लगाया और फिर चलते हुए हॉलवे से बाहर निकलने लगी। रास्ते में उसने अपनी बहन केसी को लॉकर पर देखा और फिर दोनों स्कूल से बाहर निकले। दोनों ने जेरेमी की एसयूवी को पार्किंग में खड़ा देखा और उसमें बैठ गए। फिर एशले ने कार चलानी शुरू की और दोनों अपने घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचने पर केसी कार से उतरी, एशले को बाय किया और फिर एशले फेयरव्यू हाइट्स की तरफ निकल पड़ी, जो करीब 15 मील दूर था जहां उसका इंटरव्यू था। कुछ घंटे बाद करीब 10 बजे के आसपास एशले के मम्मी पापा को उससे कोई खबर नहीं मिलने पर उन्होंने केसी से पूछा, क्या तुमने एशले से बात की? क्या पता है उसका इंटरव्यू कैसा गया और कब घर लौटेगी? केसी ने कहा, नहीं, मैंने एशले से बात नहीं की। वो मुझे स्कूल से छोड़ने के बाद सीधे निकल गई थी। एशली के माता पिता ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, और उन्होंने एशली को कॉल किया, लेकिन एशली ने फोन नहीं उठाया। फिर उन्होंने उसे कुछ मैसेज किए, लेकिन कुछ मिनटों बाद भी जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने एशली के बॉयफ्रेंड जेरेमी को कॉल किया, ये सोचकर कि शायद वो कुछ जानता हो। जेरेमी ने कहा, मैंने एशली से आखिरी बार तब बात की थी जब मैंने उसे अपनी एसयूवी की चाबी दी थी। मैं उसे पूरे दिन कॉल और टेक्स्ट कर रहा हूं, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। ये सब सुनने के बाद अब एशली के माता पिता बहुत परेशान हो गए थे। जेरेमी से बात करने के बाद उन्होंने एशली के बाकी दोस्तों को भी कॉल किया, ये जानने के लिए कि क्या उन्होंने एशली से बात की है। लेकिन एशली के सभी दोस्तों का कहना था, हमने उसे स्कूल के बाद से नहीं देखा और वो हमारी कॉल और मैसेज का जवाब नहीं दे रही है। एशली की मां को लगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है और बिना देर किए उसने पुलिस को कॉल किया। मिलस्टैट की पुलिस को अक्सर ऐसे कॉल आते थे जहां मां बाप अपने बच्चों के अचानक गायब होने की शिकायत करते थे। लेकिन ज्यादातर मामलों में जब पुलिस जांच करती तो पता चलता कि वो बस अपने दोस्तों या परिवार से थोड़ा डिटैच होकर घूम रहे होते और कुछ घंटों बाद सही सलामत वापस आ जाते।
लेकिन इस बार जब एशली की मां ने फोन किया तो उनकी आवाज में जो डर था वो साफ महसूस किया जा सकता था। यही वजह थी कि पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया। उस रात फोन कॉल मिलते ही मिलस्टेड पुलिस ने पूरी कोशिश शुरू कर दी कि जेरेमी की एसयूवी को खोजा जाए, वही गाड़ी जिसे एशली चला रही थी। सबसे पहले पुलिस लैडरमैन पार्क पहुंची। ये एक फेमस पब्लिक पार्क था जहां एक बड़ा बास्केटबॉल कोर्ट भी था। यहां अक्सर टीनेजर्स घूमने आते थे और एशली भी इस पार्क में कई बार जाती थी। ये पार्क फेयरव्यू हाइट्स, जहां उसका इंटरव्यू था, और मिलस्टेड, जहां वो रहती थी, उसके एकदम बीचों बीच में पड़ता था। तो पुलिस लैडरमैन पार्क पहुंचती है और जैसे ही वे पार्किंग एरिया में देखते हैं उन्हें जेरेमी की एसयूवी खड़ी मिलती है, लेकिन एशली वहां नहीं थी और तो गाड़ी के आसपास भी उसका कोई नाम और निशान नहीं था। जब पुलिस ने गाड़ी के अंदर देखा तो कुछ खास नहीं मिला, बस उसके कुछ कपड़े पड़े हुए थे। इसके बाद पुलिस ने पूरी रात और सुबह तक पार्क का कोना कोना छान मारा, लेकिन एशली का कोई सुराग नहीं मिला। सुबह होते होते जब पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा तो उन्हें लगने लगा कि मामला सीधा नहीं है, हो सकता है कि यहां कुछ गलत हुआ हो। यही सोचकर पुलिस ने सबसे पहले एशली के बॉयफ्रेंड जेरेमी को पूछताछ के लिए बुला लिया। लेकिन जैसे ही जेरेमी इंटरोगेशन रूम में बैठा, उसने एशली को लेकर अपनी सच्ची चिंता दिखाई। वो पूरी तरह से खुलकर बात कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है, इसलिए पुलिस ने जल्दी ही उसे सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया। इसके बाद पुलिस ने एशली के दोस्तों, जान पहचान वालों और परिवार के सदस्यों, जो भी उसे जानता था, सबको थाने बुलाना शुरू कर दिया। उन्हें उम्मीद था कि शायद किसी को कोई ऐसी बात पता हो जो एशली को ढूंढने में मदद कर सके। लेकिन असल में पुलिस देखना चाहते थी कि कहीं इनमें से कोई कुछ छुपा तो नहीं रहा। और फिर एशली के कुछ करीबी दोस्तों ने पुलिस को बताया कि एशली सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 रिलेशनशिप में थी। एक तो वो जो सबको पता था, जेरेमी के साथ, लेकिन दूसरा एक सीक्रेट रिलेशनशिप था जो किसी को पता नहीं था। एशली अपने इस सीक्रेट रिलेशनशिप को राज रखने के लिए अपने परिवार और दोस्तों से कहती थी कि वो पार्क में बास्केटबॉल खेलने जा रही है, लेकिन हकीकत में वो वहां अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी। जिस दिन एशली गायब हुई, उसके दोस्तों ने पुलिस को बताया कि वो उसी सीक्रेट पार्टनर से मिलने के लिए लैडरमैन पार्क गई थी। पुलिस ने एशली के दोस्तों से उस शख्स का नाम पूछा और उन्होंने बताया कि उसका नाम सैम शेल्टन था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत सैम को ढूंढ निकाला। जब उन्हें वो मिला तब वो अपने बेसबॉल प्रैक्टिस में था, लेकिन पुलिस को इसकी कोई परवाह नहीं थी। वो सीधे मैदान में घुसे, सैम को पकड़ लिया और उसे थाने ले आई। इंटेरोगेशन रूम में सैम अभी भी अपने बेसबॉल यूनिफॉर्म में बैठा था। पुलिस ने उससे एशली के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछा तो उसने तुरंत मना कर दिया। उसने कहा कि उसका एशली से कोई रिश्ता नहीं है और उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे यहां क्यों लाया गया है। लेकिन कुछ ही सवालों के बाद सैम की बातें कॉन्ट्रडिक्ट करने लगीं और उसकी कहानी बार बार बदल रही थी। यहीं पर पुलिस ने और ज्यादा दबाव बनाना शुरू कर दिया और फिर 12 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद इन्वेस्टिगेटर ने सैम की मां और उसकी दादी का जिक्र किया। उन्होंने सैम से कहा, सोचो, अगर उन्हें पता चले कि तुम पुलिस से झूठ बोल रहे हो तो उन्हें कैसा लगेगा। सैम ये सुनते ही टूट पड़ा और आखिरकार सच उगल दिया। पुलिस पहले ही सबसे बुरी संभावना के लिए तैयार थे, लेकिन सैम का कन्फेशन कितना भयानक होगा उसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। जो कहानी उसने बताई वो 30 घंटे पहले की थी। एशली ने फेयरव्यू हाइट्स में अपनी इंटरव्यू खत्म किया और फिर लैडरमैन पार्क पहुंच गई, जहां उसे सैम से मिलना था। यह साफ नहीं है कि वो दोनों वहां कैसे मिले, लेकिन किसी तरह उनकी मुलाकात हुई और फिर दोनों सैम की गाड़ी में चले गए। वहां दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। इसके बाद दोनों गाड़ी की आगे वाली सीटों पर बैठे थे। सैम ड्राइविंग सीट पर था और एशली पैसेंजर सीट पर। तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उनके बीच जबरदस्त बहस शुरू हो गई। गुस्से में आकर सैम ने एशली से कहा कि वो गाड़ी से उतर जाए, लेकिन एशली ने मना कर दिया। वो बात करना चाहती थी, मामले को सुलझाना चाहती थी, लेकिन सैम को कुछ सुनना ही नहीं था। गुस्से में सैम बेकाबू हो गया और उसने झपट कर सेंटर कंसोल के ऊपर से एशली की तरफ छलांग लगाई
और उसे बेरहमी से गला घोंट कर पकड़ लिया। सैम ने पुलिस को बताया कि उसका इरादा सिर्फ एशली को जबरदस्ती गाड़ी से बाहर निकालने का था, लेकिन उसने इतनी जोर से उसका गला दबा दिया कि उसे एक क्रैकिंग सी आवाज सुनाई दी। ये आवाज एशली की गर्दन टूटने की थी। जैसे ही सैम ने यह आवाज सुनी, उसने घबराकर एशली को छोड़ दिया। एशली सामने की ओर गिर गई और गाड़ी के डैशबोर्ड से टकरा गई। अब सैम बस उसे घूर रहा था, सोच रहा था कि अब क्या करे। उसने इधर उधर देखा, यह कंफर्म करने के लिए कि किसी ने उसे देखा तो नहीं, और फिर उसने एशली को उठाने के लिए उसका शरीर पकड़कर ऊपर किया, यह देखने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं। वो अभी भी जिंदा थी, लेकिन उसे बचाने या किसी से मदद मांगने के बजाय सैम ने उसी वक्त फैसला कर लिया, अब वो उसे मार देगा। सैम ने एशली की तरफ झुककर फिर से उसका गला दबाना शुरू कर दिया, लेकिन कई मिनट तक उसका दम घोंटने के बावजूद वो मर नहीं रही थी। तब सैम ने अपनी कमर से बेल्ट निकाली, उसे एशली की गर्दन के चारों तरफ लपेटा और जोर से खींचने लगा। लेकिन वो पुलिस को बताता है कि उससे एशली का चेहरा देखा नहीं जा रहा था, क्योंकि वो उसे घूर रही थी। उसकी जीभ बाहर निकली हुई थी, उसके मुंह से झाग आ रहा था और उसका चेहरा एक अजीब सा रंग में बदल चुका था। जब उसने देखा कि अब तक एशली मरी नहीं थी, तो उसने बेल्ट ढीली की, उसका चेहरा खिड़की की तरफ घुमा दिया और फिर से बेल्ट कस दी। इस बार उसने अपने पैर को एशली की पीठ पर जोर से टिका दिया और पूरी ताकत से बेल्ट खींची, इतनी ताकत से कि बेल्ट एशली की गर्दन पर टूट गई। आखिरकार जब उसे यकीन हो गया कि अब एशली मर चुकी है, तो उसने उसके शरीर को घसीटकर गाड़ी की फर्श पर डाल दिया। फिर वो गाड़ी चलाकर शहर के दूसरे कोने में स्थित सिटीजन्स पार्क गया, जो एक घना जंगल था। वहां पहुंचकर उसने चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा, और फिर उसने एशली के लाइफलेस बॉडी को गाड़ी से बाहर घसीटा, उसे जंगल के अंदर गहराई तक ले गया और वहीं छोड़ दिया। एशली अकेली लड़की नहीं थी जिसे सैम शेल्टन अट्रैक्टिव लगता था। इलाके की कई टीनेज लड़कियां उसे परफेक्ट कैच मानती थीं। वो स्मार्ट था, हैंडसम था, और उसकी गहरी नीली आंखें इतनी खूबसूरत थीं कि कोई भी उन्हें देखता रहता। लेकिन सैम में एक ऐसी चीज था जो उसे बाकी एशली के फ्रेंड्स से बिल्कुल अलग बनाता था। वो कोई स्टूडेंट नहीं था। सैम 27 साल का एक मिडिल स्कूल टीचर था, जो मिलस्टैट के हाई स्कूल बेसबॉल कोच के तौर पर भी काम करता था। हालांकि सैम ने कभी सीधे एशली को नहीं पढ़ाया था, लेकिन जब एशली मिडिल स्कूल में थी, तभी उसने उसे धीरे धीरे गुमराह करना शुरू कर दिया था। और फिर 2006 में जब एशली 17 साल की हुई, तब तक सैम उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा चुका था। एशली को लग रहा था कि वो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में है, जबकि रियलिटी में सैम सिर्फ अपनी पोजीशन का फायदा उठा रहा था और उसे इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन सैम सिर्फ एक स्कूल टीचर ही नहीं था, वो एक प्रोफेशनल रेसलर बनने का सपना भी देखता था। वो लोकल शोकेस में द टीचर नाम से रेसलिंग करता था। हालांकि टीवी पर दिखने वाले प्रोफेशनल रेसलर की तरह बनने का उसका कोई चांस नहीं था, लेकिन वो काफी ताकतवर था और उसे चोक होल्ड लगाना अच्छे से आता था। और इसी वजह से जब उसने एशली पर हमला किया और उसे बेरहमी से चोक होल्ड में जकड़ लिया, तो एशली के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। अपने अपराध कबूल करने के कुछ ही समय बाद सैम ने पुलिस से कहा कि वो उन्हें सिटीजन्स पार्क के जंगल में ले जाएगा, जहां उसने एशली की लाश छोड़ी थी। लेकिन जब वे वहां पहुंचे, तब तक रात हो चुकी थी। कई घंटों से बारिश हो रही थी और सैम ने अचानक ऐसा दिखाना शुरू कर दिया जैसे उसे याद ही ना हो कि उसने एशली को कहां छोड़ा था। अब पुलिस को शक होने लगा, क्या सैम हमसे झूठ बोल रहा है? क्या यह पूरी कहानी मनगढ़ंत है? क्या उसने सच में एशली पर हमला किया था? क्या वो सच में यहां कहीं पड़ी है? करीब 30 मिनट तक पुलिस और सैम घने जंगल में भटकते रहे। फिर अचानक एक ऑफिसर की नजर जमीन पर किसी चीज पर पड़ी। उसने अपनी टॉर्च उठाई और जब रोशनी आगे बढ़ाई तो खुले मैदान में एशली का शरीर पड़ा दिखा। अब पुलिस और सैम धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े और एशली के पड़े शरीर के पास जकर खड़े हो गए। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, वो पूरी तरह कीड़े मकोड़ों से ढकी हुई थी। लेकिन जैसे ही वे उसे देखने लगे,
अचानक एशली की छाती हिलने लगी। वो मरी नहीं थी, वो मरने के लिए छोड़ दी गई थी। टूटी हुई गर्दन के साथ कड़ाके की ठंड और बारिश में बिना किसी मदद के वो 30 घंटे तक जंगल में पड़ी रही। उसके शरीर पर सिर्फ एक टी शर्ट और पतलून थी, लेकिन वो जिंदा थी। कुछ ही पलों बाद पैरामेडिक्स जंगल में आ जाते हैं और वे बहुत सावधानी से एशली को उठाते हैं, उसे बाहर ले जाते हैं और तेजी से हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। वहां डॉक्टर्स उसे मेडिकल कोमा में डाल देते हैं। डॉक्टरों ने उसके परिवार को बताया कि उसकी चोटें बहुत गंभीर हैं और संभावना बेहद कम है कि वो कभी होश में आ पाएगी। लेकिन चमत्कार हो गया। उसे दोबारा चलना, बोलना, खाना और पीना सीखना था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आज वो 32 साल की है और एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही है। जहां तक सैम की बात है, उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप में 20 साल की सजा हुई और वो आज भी जेल में है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अपने फीडबैक हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग और थ्रिलर कहानियां लेकर आते हैं। तो अपना ख्याल रखें और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।